नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCOMG, BCOC 135 कंपनी विधि, खंड 1 कंपनी और उसका गठन, इकाई 4 कंपनी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। 4.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि यह कंपनी के गठन के चरणों का वर्णन कर सकें। रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर सकें। दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के बारे में जान सकें। पंजीयन के प्रभाव को स्पष्ट कर सकें। निगमन प्रमाण पत्र का अर्थ स्पष्ट कर सकें और व्यवसाय आरंभ के बारे में चर्चा कर सकें। 4.1 प्रस्तावना। आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है तथा इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। आप इकाई 3 में यह भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी के गठन से पहले कुछ व्यक्ति, जिन्हें प्रवर्तक कहते हैं, गहन जांच पड़ताल करके जब वे व्यवसाय की लाभप्रदता के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, तब कंपनी के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। इस इकाई में आप कंपनी के गठन के विभिन्न चरणों तथा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज तथा दस्तावेजों की ई-फाइलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप व्यवसाय आरंभ करने के विषय में भी पढ़ेंगे। 4.2 कंपनी के गठन के विभिन्न चरण। कंपनी का गठन एक लंबी प्रक्रिया है। पंजीयन कराने या निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निम्नलिखित 3 चरण हैं। 1. प्रवर्तन। 2. पंजीयन या निगमन तथा 3. व्यवसाय आरंभ करना। उपर्युक्त प्रत्येक चरण में अनेक विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं। आइए प्रत्येक चरण को बारी-बारी से पढ़ें। 4.3 प्रवर्तन। कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में आप इकाई 3 में पढ़ चुके हैं। व्यवसाय के विचार की परिकल्पना करके प्रवर्तक इसकी सुदृढ़ता को देखता है। तत्पश्चात वह अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए आवश्यक साधनों को संगठित करता है। वह कंपनी के लिए आवश्यक संपत्ति, प्लांट एवं मशीनरी खरीदने के लिए आवश्यक बातचीत करके उन्हें प्राप्त करता है तथा कंपनी को जितनी पूंजी की आवश्यकता हो उतनी पूंजी एकत्रित करने की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त प्रवर्तक उन व्यक्तियों से भी बातचीत करता है जो कंपनी के प्रथम निदेशक का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि कंपनी का निर्माण वैध उद्देश्यों के लिए ही हो सकता है। कंपनी का उद्देश्य अवैधानिक होगा यदि क यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है या ख यह भारत में लागू होने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के विपरीत है। यदि आप ध्यान करें तो आपने इकाई 2 में पढ़ा था कि प्रवर्तक सीमित दायित्व वाली अथवा असीमित दायित्व वाली कंपनी का गठन कर सकते हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व शेयरों अथवा गारंटी द्वारा सीमित हो सकता है। इसके पश्चात प्रवर्तक कंपनियों के प्रस्तावित नाम के लिए अनुमति प्राप्त करता है। अब आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रवर्तक प्राथमिकता के क्रम में 3 या 4 नामों का चुनाव करते हैं ताकि कोई एक नाम की स्वीकृति मिल जाए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4(2) में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी का जो नाम पहले से ही इस अधिनियम के या अन्य पहले कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत विद्यमान किसी कंपनी के नाम जैसा या उससे मिलता जुलता हो, या ख ऐसा हो जो आए किसी कानून के अंतर्गत वह अपराध हो, या 2 जो केंद्र सरकार के मत में अवांछनीय हो। इस संबंध में आप सीमानियम से संबंधित इकाई 6 में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदन देने से पहले
प्रवर्तक को महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सीमानियम तथा अंतर्नियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए कंपनी के प्रवर्तक कानून विशेषज्ञ, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की सहायता ले सकते हैं। ये दस्तावेज छपे हुए होने चाहिए। सीमानियम तथा अंतर्नियमों पर स्टाम्प होना चाहिए। यह स्टाम्प शुल्क अलग अलग राज्यों में वहां के राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार होता है। अधिनियम की धारा 7(a) तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार सीमानियम तथा अंतर्नियमों पर प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए तथा उसे अपना नाम, विवरण तथा पेशा, यदि कोई है, तो कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में लिखने होंगे तथा गवाह को अभिदाता के हस्ताक्षर प्रमाणित कर स्वयं अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा अपना नाम, पता और व्यवसाय संबंधी विवरण भी देना होगा। गवाह को अपनी पहचान, आईडी भी देनी होगी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सीमानियम व अंतर्नियम पर प्रवर्तक स्वयं हस्ताक्षर करें। निदेशकों की इस रूप में कार्य करने की लिखित सहमति भी फाइल करना आवश्यक है। निदेशकों द्वारा योग्यता शेयर खरीदने तथा उनका मूल्य चुकाने का लिखित वचन भी दिया जाना चाहिए, यदि कोई है, जैसा अंतर्नियमों में निर्धारित हो। इसके अतिरिक्त सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और ऐसे व्यक्तियों से जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है, यह घोषणा फाइल की जाए कि उसे किसी पंजीकृत कंपनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या उसे पिछले 5 वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कपट या उपकरण या किसी पंजीकृत कंपनी के कर्तव्य के भंग का दोषी नहीं पाया गया है और यह कि कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दी गई है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है। इस आशय की सांविधिक घोषणा कि कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का अनुपालन कर दिया गया है भी फाइल की जानी चाहिए। यह घोषणा अभिवक्ता, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा, जो कंपनी के गठन में शामिल हैं, और उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम अतम नियमों में निदेशक, प्रबंधक या मैनेजर के रूप में दिया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए। इन कार्यों के अतिरिक्त कंपनी की विशिष्ट प्रकृति तथा उद्देश्यों के अनुसार प्रवर्तकों को पंजीकरण कराने के लिए कंपनी अधिनियम की कुछ अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं आय, प्रस्तावित कंपनी को उद्योग, विकास एवं नियंत्रण अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना, 2 पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना, 3 प्रारंभिक अनुबंध करना और 4 प्रविवरण तैयार करना। सीमानियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सीमानियम कंपनी का चार्टर होता है। प्रत्येक कंपनी को यह बनाना आवश्यक है। इसमें उन उद्देश्यों का वर्णन होता है जिनके लिए कंपनी का निर्माण किया जाता है। सीमानियम के खंडों से कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसमें कंपनी के उद्देश्य, नाम, दायित्व की प्रकृति, पंजीकृत कार्यालय का पता व राज्य जिसमें पंजीकृत कार्यालय होगा तथा अधिकृत पूंजी शामिल है। इसके अतिरिक्त सीमानियम में उन व्यक्तियों के नाम, पते तथा अन्य निर्धारित विवरण होने चाहिए जिन्होंने अपने नाम की सहमति सीमानियम में दी है। सीमानियम कंपनी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है तथा बाहरी व्यक्तियों से संबंध नियमित करता है। सीमानियम कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 में टेबल ए, बी, सी, डी एंड ई वर्णित प्रारूपों में किसी भी प्रारूप के समान या उससे मिलते जुलते प्रारूप में होना चाहिए जो कंपनी के लिए उपयुक्त हो। कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए प्रवर्तकों को सीमानियम की छपी, हस्ताक्षरित तथा स्टाम्पित कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करानी होती है। यह याद रहे कि निजी कंपनी में सीमानियम पर 2 व्यक्तियों के और इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 2 अंतर्नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
कंपनी के अंतर्नियमों में कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम व विनियम दिए होते हैं। अतः ये कंपनी और सदस्यों के बीच संबंधों को नियमित करते हैं। सभी कंपनियों के लिए अंतर्नियम आवश्यक है, परंतु कोई भी कंपनी उस कंपनी को लागू आदर्श अंतर्नियम में अंतर्विष्ट सूची के किसी नियम को अपना सकती है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के संबंध में आदेश कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की सारणी च, छ, ज, झ और त्रा टेबल F, G, H, I and J में दिए हैं। अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पंजीकृत कंपनी के पंजीकृत अंतर्नियमों पर मॉडल अंतर्नियमों में दिए गए नियम लागू होंगे जब तक उन्हें संशोधित या अलग न कर दिया गया हो। अंतर्नियमों पर अभिदाताओं के अलग अलग से हस्ताक्षर होंगे और वे गवाह से प्रमाणित होंगे। याद रहे, निजी कंपनी में 2 और इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्तियों के अंतर्नियम पर हस्ताक्षर होंगे। 3. सीमानियम के अभिदाताओं व प्रथम निदेशकों द्वारा शपथ पत्र। धारा 7(1) सी के अनुसार सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और उन व्यक्तियों से जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है, यदि कोई है, अंतर्नियम में यह शपथ पत्र डेक्लरेशन फाइल किया जाना चाहिए कि उसे किसी पंजीकृत कंपनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है, या यह कि उसे पिछले 5 वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कपट या अपकरण या किसी कंपनी के कर्तव्य भंग के दोषी नहीं पाया गया है, और पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को फाइल के लिए किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दी गई है वह उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है। धारा 7(1) सी बंद में निर्धारित है। फाइल 4 उन व्यक्तियों की सूची जो कंपनी के पहले के निदेशक बनने के लिए सहमति दे चुके हैं फाइल की जानी चाहिए। अंतर्नियमों में ऐसे व्यक्तियों के नाम, उपनाम, कुटुंब नाम, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता, निदेशक पहचान संख्या और ऐसे अन्य विवरण जो इस संबंध में निर्धारित है फाइल किए जाएं। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में अंतर्नियमों में उल्लेखित व्यक्तियों का अन्य फर्मों या निगमित निकायों में हितों का विवरण तथा उसके साथ कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति भी रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप व रीति में फाइल करनी होगा। 5 पत्र व्यवहार के लिए पता है। जब तक कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय प्राप्त नहीं कर लेती है, उसे संपर्क के लिए पता देना होगा। यद्यपि कंपनी को धारा 12 के अनुसार पंजीयन के 30 दिनों के भीतर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, प्राप्ति सूचना, पावती और नोटिस के लिए जो उसके नाम में भेजे जा सकते हैं, पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होगा। धारा 12 और जो इस संबंध में नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कंपनी को निर्धारित फॉर्म 225 में निगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन रजिस्ट्रार को देना होगा। 6 संवैधानिक घोषणा। अंत में कंपनी प्रवर्तकों को यह संवैधानिक घोषणा अवश्य करनी चाहिए कि कंपनी अधिनियम की सभी आवश्यकताओं तथा पंजीयन संबंधी इसके नियमों का पालन कर लिया गया है। इस घोषणा पर निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। I एडवोकेट या 2 चार्टर्ड लेखापाल या 3 लागत लेखापाल या 4 कंपनी सचिव वह प्रैक्टिस करने वाला हो तथा कंपनी के गठन कार्य में संलग्न रहा हो, और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका नाम कंपनी के अंतर्नियमों में निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप के दिया गया हो। 4.4 एक दस्तावेजों की ई-फाइलिंग। धारा 398 से 402 तक कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज निरीक्षण रजिस्ट्रार के पास फाइल करने तथा मूल्य वर्धित सेवाओं से वैल्यू एडेड सर्विसेज संबंधित दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आवेदन, दस्तावेज निरीक्षण आदि फाइल करना केंद्रीय सरकार को धारा 398 के अंतर्गत आवेदन फॉर्म इत्यादि की फाइलिंग
निरीक्षण इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। और धारा 400 इस बात को स्पष्ट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप भौतिक रूप से अलग अनुकल्पी या अतिरिक्त होगा और केंद्रीय सरकार इस बारे में भी नियम बना सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से मूल्य वर्धित सेवाओं की व्यवस्था। धारा 401 केंद्रीय सरकार इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं की व्यवस्था और उस पर ऐसी फीस लगा सकेगी जो विहित की जाएं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों को लागू करना। धारा 402 आप नोट करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित सभी प्रावधान जिसके अंतर्गत ऐसी रीति और प्रारूप भी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख फाइल किए जाएंगे, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हो, धारा 3298 के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखों के संबंध में लागू होंगे। ई-फाइलिंग के लाभ। MCA 21 ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाकर शेयरधारकों को अधिक उपयोगिता प्रदान की है। ई-फाइलिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। व्यवसाय कंपनी का पंजीकरण करा सकते हैं और विधिक दस्तावेजों को शीघ्र और आसानी से फाइल कर सकते हैं। जनता संबंधित अभिलेखों तक आसानी से पहुंच सकती है और अपनी शिकायतों का समाधान तुरंत कर सकती है। व्यवसायी अपने ग्राहक कंपनियों को उत्तम सेवाएं प्रदान कर पाते हैं। वित्तीय संस्थाएं भारों, चार्जेस का पंजीकरण और सत्यापन आसानी से करा पाएंगे। संबंधित कानूनों का और कारपोरेट गवर्नेंस का उत्साह और प्रभाव पूर्ण रूप से सरकार अनुपालन करा सकेगी। MCA के कर्मचारी अधिक से अधिक उत्तम सेवाएं दे पाएंगे। MCA 21 कार्यक्रम का आरंभ। 21 प्रोग्राम ई-गवर्नेंस के बारे में चलाया जो कंपनी कार्य मंत्रालय ने MCA 21 जुलाई 2006 को एक बड़ा कदम था। MCA 21 में ई फाइलिंग की सुविधा है जिसमें MCA के पोर्टल में कंपनी से संबंधित सारे दस्तावेज ई फाइल किए जा सकते हैं। MCA 21 के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं। निगमों, व्यावसायिकों और सामान्य जनता को अब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है और अपने घर या कार्यालय से MCA द्वारा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। वे सुविधा केंद्रों पर, जो इस कार्य के लिए खोले गए हैं, पहुंचकर भी यह कार्य कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के अनेक विकल्प ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भुगतान का डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पुराना तरीका भी स्वीकार किया जाता है जो देश भर में विशेष बैंकों की शाखाओं में इस रीति द्वारा चालान रूप में होता है। सेवा निवेदन नंबर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN द्वारा हितधारकों का इस रीति द्वारा सेवा निवेदन खोजने में सहायता मिलती है। दस्तावेजों को कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में अब भौतिक रूप में फाइल नहीं कर सकते। विधि द्वारा फार्मों और विवरणों की फाइलिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के कार्यालय में अब केवल ई-फॉर्म द्वारा ही होगी। वर्तमान कंपनियों के स्थायी दस्तावेज जैसे सीमानियम, अंतरनियम, चालू भार दस्तावेज इत्यादि कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में कागजों में रखे हुए हैं। ये सारे दस्तावेज अब इलेक्ट्रिक रूप में बदल दिए गए हैं। ई-फाइलिंग की सुविधा केवल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालयों, क्षेत्रीय निदेशकों और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय पर उपलब्ध हैं। ये शासकीय समापक, अधिकरण और न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। MCA 21 की वर्तमान क्षेत्र में सेवाएं नई दिल्ली स्थित सचिवालय, 4 क्षेत्रीय निदेशकों और 20 कंपनियों के रजिस्ट्रारों के कार्यालयों तक ही सीमित है। ई-फाइलिंग सुविधाएं निम्नलिखित हैं। नई कंपनियों का निगमन और पंजीकरण, बैलेंस शीट और वार्षिक विवरण को फाइल करना,
निदेशकों का ब्यौरा या पता या नाम बदलने के फॉर्म फाइल करना। भारों का पंजीकरण और सत्यापन। दस्तावेजों का निरीक्षण। एम सी ए द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के आवेदन। निवेशकों की शिकायतों का निपटारा। बेहतर तरीके से समझने के लिए और मानकीकरण के उद्देश्य से ई फॉर्म निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। क नई कंपनी का पंजीकरण। ख अनुपालन संबंधित फाइलिंग, चाहे वार्षिक हो या किसी घटना पर निर्भर हो। इनमें शामिल हैं वार्षिक विवरण, बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, आवंटन का विवरण, अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों के क्रय का विवरण, निक्षेपों का विवरण, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति का विवरण, अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना तथा लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट इत्यादि। ग बदलाव संबंधी सेवाएं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के बदलाव जैसे पूंजी की संरचना, पंजीकृत कार्यालय या निदेशकों, सचिवों या अधिकृत प्रतिनिधि जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति के बदलाव संबंधी मामले आते हैं। घ भार प्रबंध। सृजित या संशोधित भार का पंजीकरण करने और भार को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। इसमें समापक, रिसीवर की नियुक्ति या हटाने संबंधी ई फॉर्म को फाइल करना है तथा समापक द्वारा लेखों का फाइल करना शामिल है। च निवेशकों के लिए सेवाएं। निवेशक किसी कंपनी के बारे में ई फाइलिंग पद्धति द्वारा शिकायत फाइल कर सकते हैं। इस कार्य के लिए एक विशेष फॉर्म होता है। कंपनी रजिस्ट्रार की अनुमति के लिए निवेदन। कंपनी रजिस्ट्रार को यह शक्ति होती है कि वह किसी निजी कंपनी का नाम बदलने का और सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने से संबंधित कार्यों के लिए आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार की अनुमति वार्षिक साधारण सभा बुलाने के समय को आगे बढ़ाने, वार्षिक साधारण सभा को पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर किसी और स्थान पर बुलाने, किसी कंपनी को निष्क्रिय घोषित करने, वार्षिक खातों के समय को बढ़ाने कंपनियों के समामेलन के लिए आवश्यक है। एमसीए ने कई नए ई फॉर्म निर्धारित किए हैं, जो फॉर्म पहले निर्धारित नहीं थे। 6 सूचनाएं देने वाली सेवाएं। इसमें वे फॉर्म होते हैं जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास भरे जाते हैं, जिसमें सूचनाएं देनी होती हैं जो कंपनी अधिनियम के उपबंधों के पालन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंपनी अपने ही शेयरों का क्रय करती है उस समय शोधन क्षमता, डिक्लारेशन ऑफ सॉल्वेंसी की घोषणा करना, प्रस्तावों और ठहरावों को फाइल करना, वह स्थान जहां लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, जब कंपनी अपने शेयरों को दूसरी कंपनी में हस्तांतरण करती है इत्यादि। ई फाइलिंग प्रणाली में खोज सुविधाएं उपलब्ध। प्रमाणित दस्तावेजों को देखने के लिए खोज सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना, निगमित पहचान संख्या मालूम करना, कंपनी के नाम की जांच करना, नाम की उपलब्धता पता करना इत्यादि। सार्वजनिक दस्तावेजों की सूची में जो दस्तावेज आते हैं वे हैं निगमन दस्तावेज, भार दस्तावेज, वार्षिक विवरण, बैलेंस शीट, निदेशकों का बदलना और दूसरे दस्तावेज। ई फाइलिंग प्रक्रिया के 5 कदम। कदम 1 अपने को पंजीकृत कराएं। कदम 2 उदास स्माइली ई फॉर्म को डाउनलोड करें। कदम 3 ई फॉर्म को पूरा करें। कदम 4 ई फॉर्म को भेजें। कदम 5 भुगतान करें। 5 निगमन इनकॉर्पोरेशन। जब रजिस्ट्रार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित शुल्क सहित जमा करा दिए जाते हैं, तब वह इन दस्तावेजों की जांच करता है तथा जब वह संतुष्ट हो जाता है कि क सभी दस्तावेज ठीक हैं, ख पंजीयन संबंधी कंपनी अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन कर दिया गया है तथा ग जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण किया जा रहा है वह यदि वैध है, तब वह अपने कार्यालय में रखे हुए कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख देगा। तत्पश्चात वह अपने हस्ताक्षर करके एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा जो इस बात का प्रमाण है कि कंपनी का निगमन हो गया है। इस प्रमाण पत्र को ही निगमन प्रमाण पत्र कहते हैं।
इस प्रमाण पत्र में कंपनी का नाम, इसके जारी करने की तिथि तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व उसकी मुद्रा, सील अंकित होते हैं। निगमन प्रमाण पत्र वास्तव में कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र होता है तथा इसके प्राप्त होने पर कंपनी शाश्वत अस्तित्व वाली निगमित संस्था बन जाती है, जिसकी एक सामान्य मुद्रा हो सकती है। निगमन प्रमाण पत्र में लिखी तिथि से ही कंपनी को अस्तित्व में माना जाता है। यदि रजिस्ट्रार के विचार में किस दस्तावेज में कोई मामूली सी त्रुटि या कमी है, तो वह उसे ठीक करने के लिए कह सकता है, परंतु यदि उनमें कोई महत्वपूर्ण तथा भारी दोष है तो वह कंपनी का पंजीयन करने से इनकार कर सकता है। निगम पहचान संख्या आवंटन CIN धारा 7(3) के अनुसार निगमन प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि से ही रजिस्ट्रार कंपनी को निगम पहचान संख्या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आवंटित करेगा, जो कंपनी के लिए एक भिन्न पहचान होगी और जिसे प्रमाण पत्र में भी शामिल किया जाएगा। 4.5 एक निगमन प्रमाण पत्र का निश्चायक प्रमाण। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दिया जाने वाले निगमन प्रमाण पत्र निश्चायक प्रमाण पत्र नहीं होगा यदि प्रमाण पत्र मिथ्या या गलत जानकारी या कोई सारवान जानकारी छिपाकर प्राप्त किया गया है। मिथ्या या गलत जानकारी देने बटा छिपाने का कंपनी का निगमन करने के परिणाम। आप नोट करें, धारा 7 की उपधारा 5, 6 और 7 के अनुसार मिथ्या या गलत जानकारी या कोई महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी छिपाने के लिए 6 मास का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, और यह जुर्माना कपट की रकम से कम नहीं होगा किंतु वह कपट की रकम से 3 गुना भी हो सकता है। उपरोक्त दंड के अतिरिक्त यदि अधिकरण को आवेदन किया गया है और यह आश्वस्त होने पर की स्थिति के अनुसार कंपनी के प्रबंधन के विनियमन के लिए जिसके अंतर्गत उसके सीमानियम व अंतर्नियम का परिवर्तन भी है, यदि कोई हो, लोकहित और सदस्यों और लेनदारों के हित में ऐसे आदेश पास कर सकता है जो वह ठीक समझता है, या यह आदेश दे सकता है कि सदस्यों का दायित्व असीमित होगा, या कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाने का आदेश दे सकता है, या कंपनी के समापन का कोई आदेश पारित कर सकता है, या ऐसे या आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। परंतु ऐसा आदेश देने से पहले कंपनी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा और 2 अधिकरण कंपनी द्वारा किए गए लेन देन पर जिसके अंतर्गत अनुबंध की गई बाध्यताएं, यदि कोई है, या किसी दायित्व के भुगतान पर भी विचार करेगा। परंतु इस संबंध में यह स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि कंपनी के सीमानियम में उद्देश्य खंड के अंतर्गत वर्णित किसी अवैध उद्देश्य को निगमन प्रमाण पत्र वैध नहीं बना देता है। अतः यदि किसी ऐसी कंपनी का पंजीकरण कर लिया गया है जिसके उद्देश्य अवैधानिक है, तो निगमित हो जाने पर वे अवैध उद्देश्य वैध नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय यही है कि कंपनी का समापन किया जाए। 4 मई 2002 पंजीयन के प्रभाव। अभी आप पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने वाले प्रमाण पत्र को निगमन प्रमाण पत्र कहते हैं। यह प्रमाण पत्र कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि कंपनी का निगमित जीवन प्रमाण पत्र में दी गई तारीख से ही आरंभ हुआ माना जाता है। कंपनी के सीमानियम, अंतर्नियम तथा अन्य प्रस्तावित करार आदि जब रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए जाते हैं, तब रजिस्ट्रार कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है। इस प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाणित करता है कि कंपनी का निगमन हो गया। यदि कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी है तो रजिस्ट्रार यह भी प्रमाणित करता है कि यह कंपनी सीमित कंपनी है। निगमन की तारीख से अर्थात निगमन प्रमाण पत्र में लिखी हुई तारीख से कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व हो जाता है। धारा 9 में पंजीयन के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धारा 9 कहती है, निगमन प्रमाण पत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से सीमानियम के ऐसे अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति जो समय समय पर सदस्य बनते हैं,
सीमानियम में दिए गए नाम की एक निगमित निकाय के सदस्य होंगे। वह कंपनी सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा उसके पास मूर्त बटा अमूर्त, चल व स्थायी, इमूवेबिलितांगिबल, दोनों प्रकार की संपत्ति को रखने की, प्राप्त करने की तथा निपटाने की तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा और अपने नाम से वाद ला सकती है और इस पर वाद लाए जा सकते हैं। निगमन के प्रभाव इस प्रकार हैं। निगमन की तारीख से सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले मूल अभिदाता तथा समय समय पर कंपनी के सदस्य बनने वाले अन्य व्यक्ति सीमानियम में दिए नाम से एक निगमित संस्था बन जाते हैं। यदि आप स्मरण करें तो आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि निगमन के पश्चात कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो जाता है। कंपनी एक विधिक व्यक्ति बन जाती है। कंपनी का जीवन निगमन की तारीख से आरंभ होता है। कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके परिणाम को एक उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि किसी कंपनी में 10 सदस्य हैं और एक रेल दुर्घटना में अचानक उन सभी की मृत्यु हो जाती है, तब भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य शब्दों में, कंपनी के सदस्य आते जाते रह सकते हैं, परंतु जब तक कंपनी का समापन नहीं कर दिया जाता वह निरंतर चलती रहती है। 3. कंपनी स्वयं अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है तथा उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। 4. कंपनी की देयताएं एवं ऋण कंपनी के ही होते हैं, उसके शेयरधारियों या सदस्यों के नहीं। फिर भी वे अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्व की सीमा तक या गारंटी की गई राशि तक कंपनी के समापन की दशा में ही कंपनी को अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे कंपनी को अपनी संपत्ति अपने नाम से रखने का अधिकार होता है। कंपनी की संपत्ति शेयरधारियों की संपत्ति नहीं होती। 6. कंपनी के सीमानियम तथा अंतर्नियम कंपनी पर तथा प्रत्येक सदस्य पर बाध्य होते हैं। अंतर्नियमों को कंपनी और सदस्यों के बीच एक अनुबंध माना जाता है तथा निगमन के पश्चात ये कंपनी के प्रति सदस्यों के, सदस्यों के प्रति कंपनी के तथा कंपनी के सदस्यों के परस्पर अधिकारों को नियमित करते हैं। 4. 6. व्यवसाय आरंभ करना। धारा 10 ए के अनुसार एक कंपनी जिसका निगमन कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात हुआ है और जिसकी शेयर पूंजी है, वह कोई भी व्यवसाय और उधार लेने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कंपनी के निगमन की तिथि के 180 दिन के भीतर निदेशक द्वारा यह घोषणा नहीं फाइल की जाती कि सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता द्वारा उन सभी शेयरों का मूल्य चुका दिया गया है जिसकी उन्होंने सहमति दी है और निगमित हुई कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का उपधारा 2 धारा 12 के अनुसार रिटर्न फाइल करने से सत्यापन हो गया है। दंड। इस धारा का अनुपालन करने में चूक करने पर कंपनी 50,000 रुपये के दंड की दायी होगी तथा प्रत्येक अधिकारी जिससे चूक हुई है वह प्रतिदिन 1,000 रुपये के दंड से जब तक चूक रहती है दायी होगा, परंतु यह जुर्माना 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। अनुपालन न करने पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटाया जा सकता है। पुनः संशोधित धारा 12 ए के अनुसार रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार है कि कंपनी किसी व्यवसाय को अपनी पंजीकृत कार्यालय से कर रही है का भौतिक सत्यापन कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि कंपनी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है तो वह कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई आरंभ कर सकता है। यह शेल कंपनियों, कागजी कंपनियों की संख्या तथा प्रचालन पर नियंत्रण के लिए है। 4.7 सारांश। कंपनी के गठन के 3 चरण हैं: प्रवर्तन, निगमन तथा व्यवसाय आरंभ करना। प्रवर्तन की अवस्था में कंपनी के प्रवर्तक व्यवसाय की परिकल्पना करते हैं तथा कंपनी के निर्माण के लिए सभी आवश्यक साधनों को संगठित करते हैं। वे सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी व उनकी छपाई की व्यवस्था करते हैं
तथा पंजीयन के लिए निर्धारित फीस के साथ उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करते हैं। इन दस्तावेजों की जांच करके यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है, तो यह अपना हस्ताक्षर करके कंपनी को निगमन का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। दस्तावेजों का ई-फाइलिंग द्वारा जमा किया जा सकता है। इस तारीख से कंपनी का निगमित जीवन आरंभ होता है तथा वह अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। 26 जुलाई 2006 की कंपनी कार्य मंत्रालय ने एक बड़ी पहल ई-गवर्नेंस के रूप में की। इसे MCA 21 के नाम से जाना जाता है। MCA 21 से कंपनी कार्य मंत्रालय ने पुराने कागज पद्धति के स्थान पर ई-गवर्नेंस अपनाया। ई-गवर्नेंस में नागरिकों और व्यापारियों और सरकारी विभागों के बीच संपर्क इंटरनेट प्रौद्योगिकी द्वारा संभव हुआ है। ई-फाइलिंग में सम्मिलित है नई कंपनियों का निगमन और रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणी और बैलेंस शीट फाइल करना, निदेशकों का पूरा विवरण या नामों या पता बदलने के फॉर्म, दस्तावेजों का निरीक्षण, मंत्रालय द्वारा देने वाली सेवाओं के लिए आवेदन, निवेशकों की शिकायतों का समाधान इत्यादि। मानकीकरण और अच्छी प्रकार समझने के लिए ई-फॉर्मों को कई उचित वर्गों में बांटा गया है। ई-फाइलिंग रीति में सार्वजनिक दस्तावेज, प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना, निगमित पहचान संख्यांक, कंपनी के नाम की जांच, नाम उपलब्धि पता करना को देखने की सुविधा है। कंपनी जिसका गठन कंपनी संशोधन अधिनियम 2019 के बाद हुआ है और जिसकी शेयर पूंजी है वह अपना व्यवसाय और उधार लेने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती जब तक वह एक लिखित घोषणा कंपनी के निदेशक द्वारा जमा नहीं की जाती और रिटर्न फाइल किया जाता है कि ऑफिस का सत्यापन हो गया है। धन्यवाद।